कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही हो तब कुछ लोग बिल्कुल उल्टा रास्ता चुन लेते हैं। ऐसा रास्ता जो रिस्की हो, अनसर्टेन हो और जहां फेलियर के चांसेस सक्सेस से कई गुना ज्यादा दिख रहे हो। ये कहानी एक ऐसे सपने से शुरू होती है जो सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था बल्कि देश का फ्यूचर बदलने का भी था। एक ऐसा फ्यूचर जहां बिजली हवा से बनेगी, फैक्ट्री से नहीं, जहां पॉल्यूशन कम होगा पर चैलेंजेस बेइंतहा ज्यादा होंगे। इस कहानी में जज्बा भी है, जिद भी, गिरना भी और खुद को फिर से उठाना भी। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये उस भरोसे की कहानी भी है जो तब भी जिंदा रहा जब मार्केट ने पीठ दिखा दी थी, जब इन्वेस्टर्स ने नाम तक भूलना शुरू कर दिया और तब मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला हो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री से आप जानोगे कि कैसे एक आइडिया जो कभी लोगों को मजाक लगता था धीरे धीरे एक पूरे सेक्टर की पहचान बन गया। लेकिन इस पूरे सफर में जो तूफान आए उनकी इंटेंसिटी शायद आपने इमेजिन भी नहीं की होंगी। एक वक्त ऐसा था जब इस कंपनी का नाम सुनते ही इन्वेस्टर्स स्क्रीन बंद कर देते थे, ब्रोकर्स फोन काट देते थे और मार्केट में सिर्फ एक ही लाइन घूम रही थी, ये स्टॉक अब कभी वापस नहीं आएगा। शेयर प्राइस इतना गिर चुका था कि लोग इसे पेनी स्टॉक कहने लगे थे और जो कभी फ्यूचर का हीरो माना जा रहा था वही कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए एक डेंजरस वार्निंग बन चुकी थी। लेकिन यही कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब सबने इसे इग्नोर कर दिया तब साइलेंटली यहाँ एक कमबैक की प्लानिंग चल रही थी। ऐसा कमबैक जो न सिर्फ नंबर्स बदलने वाला था बल्कि लोगों की सोच भी। सवाल सिर्फ इतना था, क्या जो कंपनी एक बार ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हो वो दोबारा खड़ी हो सकती है, और अगर हाँ तो क्या मार्केट उसे माफ करेगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, बिना हाइप, बिना ओवर प्रॉमिस के, सिर्फ फैक्ट्स, इमोशंस और रियल बिजनेस डिसीजन के साथ, ताकि आपको इस कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तुलसी तंती एक ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से नहीं आए थे, बल्कि उनकी शुरुआत हुई थी एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार से जहां बिजनेस का मतलब टेक्सटाइल था, विंड एनर्जी नहीं। 90s के दौर में जब उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री पावर कट से परेशान थी तब उन्होंने एक अलग ही एंगल से सोचा कि अगर बिजली ही प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही बिजली क्यों नहीं बना सकता। ये सोच सिंपल लगती है पर उस टाइम इंडिया में विंड एनर्जी ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर थी। ना प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट, ना टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस और ना ही लोगों का भरोसा। तुलसी तंती ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, कोर बिजनेस से पैसा निकाला और एक ऐसे सेक्टर में डाल दिया जिसे तब ज्यादातर लोग समझते भी नहीं थे। लोगों ने मना किया, फैमिली ने डाउट किया और एडवाइजर्स ने क्लियर बोला ये बहुत रिस्की है। लेकिन उनका मानना था कि अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ाना है तो एनर्जी का फ्यूचर अभी से ही तय करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक भरोसा था और इसी भरोसे को बेस बनाकर तुलसी तंती ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और इसी तरह शुरुआत हुई सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। लेकिन सपना बड़ा था पर ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज्यादा टफ निकली। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाना कैपिटल इंटेंसिव था, मशीन्स महंगी थी, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स और रिटर्न स्लो। कंपनी ने एग्रेसिव एक्सपेंशन किए, इंडिया के साथ साथ फॉरेन मार्केट्स में भी घुसने की कोशिश की। लोन्स लिए गए, डेब्ट बढ़ता गया और ग्लोबल एक्विजिशन के डिसीजंस ने प्रेशर और बढ़ा दिया। फिर आया वो फेज जब पावर पॉलिसीज चेंज होने लगी, सब्सिडीज कम हुई और विंड सेक्टर का मोमेंटम धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। डेब्ट का बोझ इतना बढ़ चुका था कि कैश फ्लो स्ट्रगल कर रहा था। शेयर प्राइस गिरता चला गया, लॉसेस हेडलाइंस बनने लगे और मार्केट का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। एक टाइम ऐसा भी आया जब लोग ओपनली कहने लगे कि ये कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ये वो फेज था जहां सिर्फ नंबर्स नहीं टूट रहे थे, मॉरल भी ब्रेक हो रहा था। लेकिन यहीं पर एक बात क्लियर हो जाती है कि असली एंटरप्रेन्योर का टेस्ट ग्रोथ में नहीं बल्कि क्राइसिस में होता है। और यहीं से ही कहानी एक और गहरे मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। जब सिचुएशन ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर लग रही थी तब कंपनी ने एक सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी डिसीजन लिया,
और वो डिसीजन था एक्सपेंड से ज़्यादा सर्वाइव पर फोकस करने का। मैनेजमेंट ने फ्लैशी ग्रोथ का आइडिया छोड़कर बेसिक्स पर फोकस किया। नॉन कोर एसेट्स बेचे गए, डेब्ट रिस्ट्रक्चर किया गया और बिजनेस को फिर से इंडिया सेंट्रिक बनाया गया। सबसे बड़ा चेंज ये था कि कंपनी ने एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन सीखा। मतलब जो ऑर्डर मिले उसे टाइम पर डिलीवर करो, कॉस्ट कंट्रोल रखो और ओवर प्रॉमिस बंद करो। इसी बीच विन एनर्जी का सेक्टर भी धीरे धीरे वापस स्पॉटलाइट में आने लगा, क्योंकि क्लीन एनर्जी अब सिर्फ चॉइस नहीं नेसेसिटी बन चुकी थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट देना शुरू किया और यही से सुजलॉन एनर्जी को सेकंड गोल्डन चांस मिला। पहले जहां फोकस सिर्फ साइज पर था, अब फोकस सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर आ गया। ये एक साइलेंट टर्न अराउंड था, कोई ढोल नगाड़े नहीं, बस ग्राउंड लेवल काम, पेशेंस और डिसिप्लिन। और वैसे भी मार्केट को हमेशा एक चीज बहुत पसंद आती है, कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे वही कंपनी जिसे लोग इग्नोर कर चुके थे फिर से डिस्कशन का हिस्सा बनने लगी। आज अगर हम इस कंपनी को सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि बिजनेस नजरिए से देखें तो पिक्चर काफी क्लियर नजर आती है। कंपनी का कोर काम विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाना, इंस्टॉल करना और उनकी मेंटेनेंस सर्विस देना है। मतलब सिर्फ एक बार मशीन बेचकर पैसा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्विस से स्टेडी इनकम। पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, लॉसेस कंट्रोल में आए हैं और कैश फ्लो डिसिप्लिन पर फोकस दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है डेब्ट लेवल, जो कभी सबसे बड़ा रिस्क था, उसे स्टेप बाय स्टेप कम करने की कोशिश की गई है। ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन बेटर हुआ है और रिन्यूएबल एनर्जी पुश के चलते फ्यूचर डिमांड विजिबल लगती है। ये कंपनी अब फास्ट ग्रोथ स्टोरी से ज्यादा स्टेबल कमबैक स्टोरी बनने की कोशिश कर रही है। नंबर्स अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन पहले से काफी ज्यादा क्लियर है। और स्टॉक मार्केट हमेशा डायरेक्शन को पहले प्राइस करता है, परफेक्शन को बाद में। इसी वजह से रिसेंट ईयर्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे वापस आता हुआ दिखने लगा है। इस कहानी से हमें सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं बल्कि लाइफ और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहली बात, पेशेंस। मार्केट के सिग्नल्स या रिजल्ट्स कभी कभी देर से आते हैं, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहे और फोकस बनाए रखे तो सिचुएशन डेफिनेटली बदल सकती है। दूसरी बात, रिस्क लेना जरूरी है लेकिन स्मार्ट रिस्क। मतलब ओवर लेवरेज या ओवर एक्सपेंशन से बचकर ही आगे बढ़ना। तुलसी तंती ने भी यही किया, कंफर्ट जोन छोड़ा, रिस्क उठाया पर कैलकुलेटेड तरीके से। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नंबर्स और फंडामेंटल्स को हमेशा इग्नोर मत करो। सिर्फ हाइप या स्टोरी पे रिलाई करना खतरनाक हो सकता है। तुलसी तंती और उनकी कंपनी ने ये सब दिखाया, गिरना, स्ट्रगल करना और एडप्ट करना और फिर स्ट्रॉन्ग कमबैक करना। ये वीडियो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देता बल्कि ये आपको एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग माइंडसेट भी समझाता है, पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, ये थी एक कंपनी की कहानी जो एक आइडिया से शुरू हुई, गिरी भी, लॉस भी सहे और फिर डिसिप्लिन कमबैक के साथ रिकवर भी किया। तो की टेक वे ये है कि मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म नॉइज दिखाता है लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ही रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल, डेप्थ लेवल और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी हाइप या फियर के चक्कर में इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पेशेंस, लर्निंग और कैलकुलेटेड रिस्क से ही इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर दोनों ग्रो करते हैं। तो आज की इस कहानी से हमने ये सीखा, नंबर्स और फंडामेंटल्स पर ध्यान दो, सिर्फ न्यूज या हाइप पर नहीं। पेशेंस रखो, शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग से मत घबराओ, रिस्क मैनेज करना सीखो, ओवर लेवरेज से बचो, रियल स्टोरीज से इंस्पिरेशन लो, सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स से नहीं। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊं जहां आपको शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी छोटी बड़ी कंपनीज पर इसी तरह के फुल वीडियोस मिले तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट रिस्की होने के कारण किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।